गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। है ना? यस मैम। ठीक है। आज प्रैक्टिकल के चक्कर में तुम्हारी क्लास 10 मिनट लेट हो गई है, क्योंकि 12th वालों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इस वजह से लेट हुई है। तो कोई भी बच्चा 5-7 मिनट लेट होने पर ऐसे नहीं सोचेगा कि मैम, हाँ बेटा ये तेरा क्वेश्चन है, वो 7वां पार्ट पढ़ाऊंगी मैं सामने, उसमें फिर वाले में उसमें तेरा रिएक्शन सहित बताऊंगी कि ये कितने मोल आए रे से। ठीक है? चलो बेटो, अब अपन अपना कर रहे हैं अब देखो, कल आपका हिमांक में अवनमन कंप्लीट हो गया था, और हिमांक में अवनमन का मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया था। वो सॉरी, क्वेश्चन बताना बाकी रह गया था, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ हो गए थे। हिमांक में अवनमन का मैंने आपको बताया था, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एन अपॉन डब्लू गुणा क्या बताया था, अजहर, जहां पे आपने डेल्टा टी एफ बराबर के एफ किया था, एन का मान स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, और गुणा में क्या किया था, अजहर। ये आपने हिमांक में अवनमन पढ़ा था। ठीक है? अब देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, अणुभार में संबंध भी बता दिया था, हिमांक में अवनमन की परिभाषा भी बता दी थी। इसका क्वेश्चन बाकी रह गया था, तो आपके पास क्वेश्चन है, एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल, और एस कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन सी है। एस कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन सी, जिसका सूत्र होता है C6H8O6। एस कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसका हिमांक, उसका हिमांक 1.5 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाए, या उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाए, कमी हो जाए। आपको यहाँ पे के एफ का मान दिया गया है 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये आपका क्वेश्चन है। एस कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर
उसके हिमांक में कितनी कमी हो जाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कल भी मैंने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन आने पर विल्ले और विलायक समझेंगे। तो देखो एस कार्बिक अम्ल, यहाँ पे एस कार्बिक अम्ल किसके रूप में कार्य कर रही है, विल्ले के रूप में। और एसिटिक अम्ल में घोलने पर एसिटिक अम्ल किसका कार्य कर रहा है, विलायक का। एसिटिक अम्ल किसका कार्य कर रहा है, विलायक का। और एस्कार्बिक अम्ल किसका कार्य कर रही है, विल्ले का। तो आपको द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी विल्ले की क्या ज्ञात करनी है, ग्राम में मात्रा। कहने का मतलब है आपको स्मॉल डब्लू ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों आपने सूत्र लगाया है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू गुणा आधार। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है, स्मॉल डब्लू, क्योंकि विल्ले की ग्राम में मात्रा क्या होती है, स्मॉल डब्लू। विल्ले का अणुभार स्मॉल एम, विलायक की ग्राम में मात्रा कैपिटल डब्लू। तो द्रव्यमान स्मॉल डब्लू ज्ञात करना है। तो सूत्र बना लो डेल्टा टी एफ और स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बराबर के एफ स्मॉल डब्लू गुणा आधार। अब देखो स्मॉल डब्लू का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ गया, डेल्टा टी एफ स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू और डेल्टा के एफ गुणा कितना आ गया, आधार। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको स्मॉल डब्लू बराबर डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन होता है, तो हिमांक में अवनमन कितना दिया गया है, 1.5। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 1.5 गुणा स्मॉल एम किसका अणुभार है, विल्ले का। विल्ले क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। क्या सूत्र है, C6H8O6। इसका अणुभार निकालोगे 12 छिके 72, 8 16 छिके 96, बोलो 16 17 कितने आ गए, 176। तो m का मान कितना लिख दोगे, 176। अब देखो, हाँ हर्ष कुमार सही है। अब देखो कैपिटल डब्लू विलायक है, तो विलायक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल कितना दिया गया है, 75 ग्राम। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 75 बटा के एफ का मान आपको कितना दिया गया है, 3.9 गुणा में क्या लगा दोगे, आधार। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने आए, 10। इस वाले पॉइंट को हटाओगे तो भी कितने आए, 10। 25 चौक 100, 25 75, 10 से क्या कैंसिल हो गए, 10। अब देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 4 है, 3 काट दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखो 13, 44 को किसे गुणा करोगे, 15 से, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 4 और 4 0, 6 और 6 660 में कितने का भाग दे दोगे, 13 का। बोलो 13 पंजे 65, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ पे कितना बच गया, 10। 10 में भाग नहीं जाता, पॉइंट उतार लिया, कितना, 100। ठीक है, तो देखो 15 संते 91। अच्छा 10 से 10, 25 चौक 100, 25 75 और यहाँ पे देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 20 2 20 और 2 22, 4 4 0 660। अब देखो यहाँ पे भाग देने में गलती हुई है, तो 660 में कितने का भाग दोगे आप, 13 का।
अरे 1000 गलती हो गई ना, तो 0 से क्या कैंसिल हो गया, 0। 66 में कितने का भाग दोगे, 13 का। ठीक है, 660 यहाँ पे 1000 था, मैंने 100 ही लिखा था इसलिए वो 660 आ रहा था। 660 में एक बिंदु और कैंसिल कर दी तो कितने का भाग दोगे, 13 का। 66 में 13 का भाग दोगे तो बोलो 13 पंजे 65, एक बच गया पॉइंट, 10 में नहीं जाता, 0 सो गए। 13 7 91, 13 × 104, तो 13 7 91 5.07 ग्राम। ये आपका क्या है, आंसर। हाँ चेतना कंवर सही है, सबका सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हिमांक में अवनमन। अब देखो बच्चों, सबका सही आ रहा है, अब स्क्रीन पे आंसर देना बंद कर दो, मैंने पूरा निकाल के बता दिया है। अब अपन अणु संख्या गुणधर्म मैंने 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें आपने अणु संख्या गुणधर्म 3 पढ़ लिए। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में ऊर्णन, हिमांक में अवनमन। अब आप पढ़ने जा रहे हो प्रासरण व परासरण दाब, प्रासरण व प्रासरण दाब, प्रासरण व प्रासरण दाब। ठीक है, ये आपका अणु संख्या गुणधर्म का चौथा प्रकार है। सबसे पहले प्रासरण व प्रासरण दाब पढ़ने से पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे विसरण। विसरण देखो, विसरण क्या होता है। आपके पास 2 बीकर हैं, ये विसरण से पूर्व है और ये विसरण के बाद है, ये विसरण के बाद है। बीकर के नीचे के भाग में KMnO4 के क्रिस्टल हैं, KMnO4 के क्रिस्टल, और ऊपर के भाग में जल है। ऊपर के भाग में क्या है, जल है। यहाँ पे ये संपूर्ण भाग में बैंगनी जलीय विलयन बना है। कैसा जलीय विलयन है, बैंगनी जलीय विलयन। अब देखो बच्चों, विसरण क्या होता है। अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का कम सांद्रता वाले भाग की ओर गमन होना क्या कहलाता है, विसरण। अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का कम सांद्रता वाले भाग की ओर गमन होना क्या होता है, विसरण होता है। विसरण की क्रिया तब तक संपन्न होती है, तब तक चलती रहती है जब तक समान सांद्रता का विलयन प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे एक बीकर में KMnO4 के क्रिस्टल व जल डाल देते हैं, बीकर के नीचे का भाग बैंगनी होता है और ऊपर का भाग रंगहीन होता है। ये कब होता है, विसरण से पूर्व। कुछ समय पश्चात बीकर का संपूर्ण जो भाग है वो कैसे रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का। जो किसकी क्रिया के द्वारा हुआ, विसरण की क्रिया के द्वारा। तो अधिक सांद्रता वाले भाग से अणुओं का कम सांद्रता वाले भाग की ओर गमन होना ही क्या कहलाता है, विसरण। विसरण की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समान सांद्रता का विलयन प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, ये क्या होता है, विसरण। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं विसरण के बाद में प्रासरण। विसरण के बाद में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, प्रासरण। प्रासरण देखो क्या होता है। आपके पास ये पात्र है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है जिसे शॉर्ट में SPM कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कहा जाता है,
SPM, यानी शॉर्ट नाम है इसका SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? यह झिल्ली एक शीट के समान संरचना होती है जिसमें अति सूक्ष्म छिद्र या रंध्रों का नेटवर्क होता है। इस झिल्ली से केवल विलायक के कण गुजर सकते हैं, विल्ले के कण नहीं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन गुजरता है? विलायक के कण। और किसका नहीं गुजरना होता? विल्ले के कणों का। अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और विलायक भरा हुआ है, ये विलायक है, और विलायक या कम सांद्रता का विलयन, विलायक या कम सांद्रता का विलयन। एक तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के विलयन है, विलयन या अधिक सांद्रता का विलयन, विलयन या अधिक सांद्रता का विलयन। सभी बच्चों को साफ नजर आ रहा है कि विलायक या कम सांद्रता के विलयन तथा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। एक तरफ कम सांद्रता का है और दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का है, तथा विलायक या कम सांद्रता के विलयन से विल्ले के अणु, विलायक के अणुओं का, विल्ले का नाम आ गया, विलायक या कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः गमन ही क्या कहलाता है? प्रासरण। यानी तुम छोटे से शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हो, निम्न सांद्रता के विलयन में विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन होना ही क्या कहलाता है? प्रासरण। क्या कहलाता है? प्रासरण। विसरण तो अधिक सांद्रता से कम की ओर था और विसरण में SPM नहीं थी, यानी क्या नहीं थी? अर्धपारगम्य झिल्ली। जबकि प्रासरण में विलायक या कम सांद्रता के विलयन तथा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। अतः विलायक या कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणुओं का विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ स्वतः गमन ही क्या कहलाता है? प्रासरण। प्रासरण की क्रिया के द्वारा ही, जैसे सूखे चने हैं, मटर है, किशमिश है, इनको पानी में डालने पर ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो इनमें कौन सी क्रिया होती है? प्रासरण की क्रिया। ठीक है। अब देखो, प्रासरण के बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रासरण दाब। प्रासरण के बाद में आप क्या पढ़ रहे हो? प्रासरण दाब। देखो, मैं इसी डायग्राम के द्वारा समझा रही हूं। यहाँ पे प्रासरण दाब में एक दाब लगाया गया है, बाहरी दाब। क्या लगाया गया है? बाहरी दाब। तो देखो, प्रासरण दाब क्या होता है? कम सांद्रता के विलयन व अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है। अतः विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन पर प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहरी दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब। क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब। यानी विलायक या कम सांद्रता के विलयन तथा विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखा गया है।
अतः विलयन या अधिक सांद्रता के विलयन पर प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहरी दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब। तो प्रासरण की क्रिया रोकने के लिए अधिक सांद्रता के विलयन पर जो बाहरी दाब लगता है वो ही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखो प्रासरण दाब की तुम दूसरी परिभाषा इस तरह भी कर सकते हो। प्रासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलायक या विलयन, या ऐसे बोल सकते हो कम सांद्रता के विलयन व अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखने पर उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब। तो दूसरी परिभाषा तुम ऐसे भी कर सकते हो, वह द्रव स्थितिक दाब जिसमें कम सांद्रता के विलयन व अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग रखने पर उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है, वो ही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। पाई बराबर होता है HDG। यहाँ पे H है कोलम तल की ऊंचाई, जो भी पात्र लिया है उस तल की DH क्या है? ऊंचाई। D यहाँ पर विलयन का घनत्व है। D क्या है? विलयन का घनत्व। और G गुरुत्वीय त्वरण है। G को क्या माना जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ओके बच्चों, तो देखो जी मैम दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके, हाँ हाँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो प्रासरण दाब यहाँ लिख रही हूँ। प्रासरण दाब को किसे दर्शाते हैं? पाई से। पाई बराबर होता है HDG। ठीक है, H का मतलब है कोलम तल की ऊंचाई और D का मतलब है विलयन का घनत्व और G का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। G का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या होता है? प्रासरण दाब। अब सबको दिखाई दे रहा है ना? उधर मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या होता है? प्रासरण दाब। अब देखो बच्चों, इसी के साथ में एक होता है प्रतिलोम प्रासरण, जिसे व्युत्क्रम प्रासरण भी